व्यूअर्स, अरिस्टोटल कहता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, यानी कि वो एक समाज की शक्ल में रहता है या अपने सर्वाइवल और बका के लिए लाजिम है कि वो समाज की शक्ल में, कम्युनिटी की शक्ल में या सोसाइटी की शक्ल में रहे। यही फार्मूला अगर हम स्टेट्स के दरमियान अप्लाई करें तो कोई भी स्टेट अकेले अपना सर्वाइवल बरकरार नहीं रख सकती। हर स्टेट को अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे स्टेट के साथ ताल्लुकात कायम करने पड़ते हैं। तो इस हवाले से हर स्टेट दूसरे ममालिक के साथ दोस्ती और दुश्मनी की पहचान को देखते हुए अपने ताल्लुकात को बनाती है। तो नाजरीन, ये उस स्टेट की फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। फॉरेन पॉलिसी को अगर हम प्रिसाइजली डिफाइन करें तो किसी भी स्टेट का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या मिलिट्री से रिलेटेड जो ताल्लुकात हैं दूसरी स्टेट के साथ, उसको हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ दैट स्टेट कहते हैं। पाकिस्तान की भी एक फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कायद-ए-आज़म के गाइडिंग प्रिंसिपल की रोल प्ले करते हैं। उन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल को देखते हुए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया गया है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन के लिए चंद ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। इन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट की सिक्योरिंग, उनको सिक्योर करना, नेशनल इंटरेस्ट को, पाकिस्तान को एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट प्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात कायम करना, मीशत के हवाले से इकोनॉमिक टर्म पे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को कायम करना, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के चंद मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को फार्मूलेट किया है। क्या पाकिस्तान ने इन ऑब्जेक्टिव को कम्प्लीटली फुलफिल किया है? क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इन ऑब्जेक्टिव को देखकर बनाई जाती है? पाकिस्तान की 70 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कौन से अप्स एंड डाउन्स आए और करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस लेवल पे है और पाकिस्तान इसमें कितना एग्रेसिव है या कितना डिफेंसिव है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम करंटली यूएस रिलेशंस और अफगान तालिबान, अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले से अगर हम इसको जो देखें, एनालाइज करें, तो भी हम जज कर सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल है और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को किस हद तक मद्देनजर रख रहा है। इस हवाले से आज की इस डिस्कशन में बात होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। व्यूअर्स, चलें अब हम अपनी डिस्कशन की तरफ प्रॉपर चलते हैं और जो पहला क्वेश्चन है मेरा वो मिस शाहरुख से है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पहले जो 5 दिहाइयां हैं, यानी कि प्री 9/11 पीरियड को हम आपके सामने बैकग्राउंड उसका रखेंगे। मिस शाहरुख को आपके सामने बैकग्राउंड रखेंगी। तो मैं मिस शाहरुख से पूछना चाहूंगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन थी वो यूएस की तरफ थी पहली 5 दिहाइयों में ऑलमोस्ट, तो उसकी क्या वजूहत थी और उसके हमें कॉस्ट और बेनिफिट क्या हासिल हुई और कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ा इन पहली 5 दिहाइयों में 1947 से 9/11 तक। जी मिस शाहरुख प्लीज। अच्छा साहब, जैसा है कि 1947 से लेके प्री 9/11 तक का जो एरा था वो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी का, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो था वो 4 डिवीजन्स में था, 4 ब्लॉक्स में था। पहला एरा जो था वो न्यूट्रलिटी पॉलिसी पे था। जैसा कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का कि आपने हर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं। हमारा भी सेम था कि हम लोगों ने न्यूट्रल होके अदर कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस जो है इस्टेब्लिश करने हैं। पहला मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये था उसमें। सेकंड उसमें ये आ रहा था कि हमने किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करनी। फर्स्ट एरा की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी हमारी वो इसी चीज पे बेस करती थी। और सेकंड ये था कि जो भी कोल्ड वार हो रही है इन बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर, हमने उस चीज में भी इंटरफेरेंस नहीं करनी, उसको भी हम लोगों ने टोटली अवॉइड करना है। ये 1947 से लेके 1953 तक एरा जो था वो टोटली इस चीज पे था कि हम लोगों ने अदर कंट्रीज के साथ, नेबर कंट्रीज के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं। अब ये न्यूट्रलिटी का एरा उस वक्त खत्म हुआ था जब यूएसए और यूएसएसआर ने एट अ टाइम जो है पाकिस्तान को विजिट की ऑफर की थी। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, यूएसएसआर को साइड पे कर दिया और यूएसए को ज्वाइन किया। उसमें उनके अपने बेनिफिट्स है, बिकॉज हमारा कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं था, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री था। तो हम लोग किसी भी तरह का उसका नहीं चाहते थे कि हम लोग कन्फ्लिक्ट में जाएं। तो न्यूट्रलिटी का एरा जो है वो 8 दिसंबर 1954 में ख़त्म हो जाता है। 1954 में से ऑनवर्ड जो है 1962 तक जो है वो आगे हमारा चल जाता है पैक्ट्स एंड अलायंसेस का। उसमें हम लोगों ने पैक्ट्स ज्वाइन बनाए, अलायंसेस ज्वाइन की। उसमें हमारा
जो सबसे मेन पर्पस जो था वो ये था कि हम लोगों ने मिलिट्री पावर को इन्हांस करना है। मिलिट्री पावर को इन्हांस करने के लिए हम लोगों ने 1954 में सीटो ज्वाइन किया, लाइक साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको ज्वाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने 1955 में बगदाद पैक्ट को ज्वाइन किया, जो कि लेटर ऑन सेंटो में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा जो 1954 से लेके 1962 तक का जो एरा है, ये सारा हमारा पैक्ट्स एंड अलायंसेस पे बेस करता है, जिसमें हमारी 1957 में चाइना के साथ भी थोड़े बहुत रिलेशन कायम हुए थे, यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे। उसके बाद आ जाता है 1963 से लेके 1978 तक का एरा। 1963 से 1978 तक का एरा जो था, ये था बायलेटरलिज्म का। बायलेटरलिज्म का एरा क्यों आया था? क्योंकि जो बिल्कुल न्यूट्रलिटी के बेस पे जो हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ खराब हो गए थे, हम चाहते थे कि हमारे जो है रिलेशंस यूएसए के साथ और यूएसए के साथ बिल्कुल बैलेंस रहें, जिनको इस्टेब्लिश करने के लिए फिर हम लोगों का ये पॉलिसीज इस तरह से बनाई थी कि हम लोगों ने मॉस्को के भी विजिट्स किए थे और यूएसए के भी विजिट्स किए थे। ये टोटली 1962 से लेके 1978 तक का जो एरा है, ये बायलेटरलिज्म का था कि हम लोग अदर कंट्रीज के साथ या सुपर पावर्स जो उस वक्त जो थी उनके साथ हम लोग अपने जो रिलेशंस हैं उनको हम लोग बैलेंस लेके चल सकें। जो कि हम लोगों ने इसमें ज्वाइन की थी ऑर्गेनाइजेशंस या अलायंसेस, हम लोगों ने ज्वाइन की थी सीटो और सेंटो वगैरह। अब उनका अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हमें उससे उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। जो हम लोगों ने ऑनवर्ड जो 1971 में जो है फिर सबसे पहले सीटों से विड्रॉ करवाया। अब यहाँ पे 1978 में जो है ये बायलेटरलिज्म का एरा खत्म हो गया। अब 1979 से प्री 9/11 तक का जो है ये एरा था नॉन अलाइनमेंट का। अब हम लोगों ने 1979 में जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया और ऑटोमेटिकली हम लोग सेंटो से विड्रॉ हो गए, क्योंकि उसका हमें पर्टिकुलरली जो है वो यूटिलिटी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका हमें कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा था। तो ये सारे जो है 1947 से लेके प्री 9/11 तक की ये सारा एक शॉर्टली और कंसाइजली है कि हमारे किस तरह के रिलेशंस किस कंट्री के साथ किस तरह के रहते हैं। जी सर। जी बिलाल, जैसे मिस शाहरुख ने एक प्रिसाइज बैकग्राउंड रखा हमारे सामने प्री 9/11 का पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एक जो फेजेस थे, उनमें हमने कई अप्स एंड डाउन्स देखे, उसके कॉस्ट बेनिफिट्स देखे। कई जगह पे हमें अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ा, कई जगह हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अमेरिका को सपोर्ट किया, उनके साथ काम किया। कहीं हमने पैक्स ज्वाइन की अपनी मिलिट्री को एडवांस करने के लिए। तो यानी कि इन चीज़ों का मकसद ये है कि हमने भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इस पैक्स वगैरह ज्वाइन किए, या हमारे जो अलायंस की डायरेक्शन थी वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे बेस कर रही थी। फिर 90s में हमारा जो एक आइसोलेशन के पीरियड भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्री 9/11 और पोस्ट 9/11 को आप किस व्यू में देखते हैं कि पॉलिसी कोई शिफ्ट हुई थी पोस्ट 9/11 और प्री 9/11 में, या हमारी जो डायरेक्शन थी वो यूएस की तरफ इंक्लाइन ही थी? जी बिलाल प्लीज। जैसे मिस शाहरुख ने बयान किया है कि प्री 9/11 में हमारा जो रुझान था, ट्रेंड था, यूएस की तरफ था। वो मुख्तलिफ अलायंसेस की सूरत में, इकनॉमिक एड की सूरत में और मिलिट्री एड की सूरत में था हमारा। 90s के एरा में भी हमें अफगान वार की वजह से वहाँ पे हमने ज्वाइन किया, हमारे नेशनल इंटरेस्ट थे। लेकिन जैसे आपने पूछा कि पोस्ट 9/11 का सिनारियो अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की ओरिएंटेशन यूएस की तरफ ही रही है। इसलिए कि पाकिस्तान 90s में आइसोलेशन में चला गया। जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होती तो पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री था जो यूएस को उस तरह सपोर्ट कर सकता था टेक्टिकल बेस के ऊपर, और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। उसका पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ, सैंक्शंस रिमूव कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान भी हुआ। हमारे यहाँ जो कल्चर प्रमोट हुआ क्लैशनकोव का और बाकी तमाम चीज़ें वॉर ऑन टेरर के ऊपर, जहाँ पे अमेरिका को फ़ायदा हो रहा था वहाँ पे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था। दैन 2013 तक तो हमारी ओरिएंटेशन अमेरिका की तरफ उसी तरह रहती है जैसे प्री 9/11 के दौर में। अगर हम देखते हैं कास्ट एंड बेनिफिट्स का एनालिसिस अगर किया जाए तो मैं कहूँगा पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने फ़ायदा भी उठाया लेकिन नुकसान पाकिस्तान को ज़्यादा हुआ। कैरी लूगर बिल आता है 2009 में। अमेरिका अपने इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है। अमेरिका जब 90s में हमने एटॉमिक मिसाइल का टेस्ट किया था, अमेरिका ने हमें उस वक्त सपोर्ट नहीं की जब हमें एक्चुअल सपोर्ट चाहिए थी। तो आई थिंक सो कि फॉरेन पॉलिसी की जो हमारी ओरिएंटेशन थी 2013 से पहले वो हम अमेरिकन ब्लॉक का
एक मजबूत अलाय थे और हमने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जरूर किया, लेकिन हमें वहाँ पर नुकसान भी काफ़ी हुआ अमेरिकन ब्लॉक में रहने का। जी सर। जी, जैसे बिलाल आपने बात की कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट थे, वो हमारा जो मेन फोकस था वो इकोनॉमिक की तरफ था, यानी कि हम एड की तरफ या हम डेवलपमेंट की सोच रहे थे, यानी कि हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये था कि हम अमेरिका से ये चीज लेकर बदले में अमेरिका के मफादात के लिए काम करें। इसका हमें नुकसान भी हुआ और फवायद भी हुई है, लेकिन इसमें जो सॉवरेनिटी का आंसर है, आप उसको किस व्यू से देख रहे हैं कि जो सॉवरेनिटी है पाकिस्तान की, अगर हम उसामा बिन लादेन वाले इंसिडेंट का देखें, ऑपरेशन का, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को किस हद तक पाकिस्तान को ये मफाद में था कि पाकिस्तान अमेरिका का लाई रहे। इकोनॉमिक टर्म पे तो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक हमें काफी बेनिफिट मिले, लेकिन सॉवरेनिटी के बारे में आप क्या कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी किस हद तक मुतासिर हुई थी उस वाक़े से? जी बिलाल। सर सॉवरेनिटी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि सॉवरेनिटी किसी भी नेशन के लिए बड़ी अहम होती है, रियासत सॉवरेनिटी के बगैर रह नहीं सकती। अगर हम ओबामा की किताब जो हाल ही में पिछले साल रिलीज हुई थी, प्रॉमिस लैंड, उसका मुताला करें तो वो एक जगह पे इंकशाफ करते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब से परमिशन ली गई थी कि हम ऑपरेशन नेपचून सफेयर करना चाहते हैं। उसके बाद ऑपरेशन नेपचून सफेयर हुआ था और जरदारी साहब ने बाकायदा कॉल की थी। ये बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, और जिनको मालूम नहीं वो उसको रीड आउट कर सकते हैं कि जरदारी साहब ने अलाउ भी किया था और बाद में मुबारकबाद भी दी थी कि आपने उस बंदे को मार दिया जिसने मेरी बीवी को कत्ल किया था। तो ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, तो सॉवरेनिटी का सौदा हमारे यहाँ होता रहे। तो उस वक्त हमने क्यों किया, हमारा नेशनल इंटरेस्ट था, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो अमेरिका का इंटरेस्ट था, हमारा फायदा, हमारा भी इंटरेस्ट था। जैसे ओबामा ने ऑपरेशन नेपचून सफेयर के जरिए ओसामा बिन लादेन को मारा, तो उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक एड भी दी। तो पाकिस्तान के लिए जब वॉर ऑन टेरर के ऊपर हमें इतना लॉस हो चुका था, हमें इकोनॉमिक एड चाहिए थी। तो जहाँ पे आप कहते हैं सॉवरेनिटी हमारी मुतासर हुई, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने का मौका भी मिला। अगर इसके वाक़े के बाद अगर हम जो वाक़यात हुए उनको भी देखें, या जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, वो सी पैक की शक्ल में भी थी। सी पैक, आप जाहिर सी बात है, हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि सी पैक चाइना का एक पाकिस्तान के साथ एक प्रोजेक्ट है जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये वेस्ट, इसके खिलाफ अभी रिसेंटली डेवलपमेंट वेस्ट की तरफ से भी हो रही हैं। अमेरिका और उसके अलाइज कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज भी कोशिश कर रहे हैं। तो सी पैक के पाकिस्तान में आने से किसी हद तक हमने जो बैलेंस ऑफ पावर था बिटवीन यूएस और चाइना, यानी कि हमारी जो अप्रोच थी दोनों की तरफ, वो इक्वलाइज हुई है, या हमने उसका हमारी जो फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? क्या उसके बाद हमारी पॉलिसी शिफ्ट जो आई है उसमें कोई हम कह सकते हैं कि सी पैक का भी रोल था, या हम जो हमारी कुर्बानियां दी हैं हमने, या जो हमने वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत की, हमारा जो नुकसान हुआ है, हमें उससे हमने उसके बाद हमने ये अंदाजा लगाया कि हमें अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसा था सी पैक के हवाले से? आप क्या कहते हैं या पॉलिसी के बारे में? सर सी पैक 2013 में जब स्टार्ट हुआ, उससे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा डीप हिस्ट्री करें तो जरदारी एरा में ये डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी और ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, गवादर के ऊपर बात की जा रही थी, लेकिन क्योंकि हालात कुछ साजगार नहीं थे, वक्त लगा। लेकिन 2013 वाज द ईयर जब सी पैक को एक्चुअली प्रैक्टिकली स्टार्ट किया गया। जब हमने सी पैक को ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ओरिएंटेशन कुछ तब्दील ऐसे होगी कि हम यूएस के ब्लॉक से निकल के हमने, आप यूँ कह लें कि मल्टीलैटरलिज्म की तरफ या बाईलैटरलिज्म की तरफ जाने की कोशिश की। हमने दो ब्लॉक्स दुनिया के इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, हमने उन दोनों को साथ लेकर चलाने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब हो गए। हमने अमेरिका का अलायंस होने का सबूत भी दिया और हमने चाइना का अपनी फ्रेंडशिप का भी सबूत दिया। हम सी पैक को एज आ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चला रहे हैं अब तक, और हम अमेरिकन अलायंस भी हैं वॉर ऑन टेरर के ऊपर। आई थिंक पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चेंज आई थी कि पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि एक ब्लॉक में रहने का उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो दुनिया मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही है, तो हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकें और हमारे ऊपर ये ना हो कि हम किसी के अलाय हैं। तो एक न्यूट्रल कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री को यही फैसले जेब देते हैं। जी बिलाल, जैसे अब बात कर रहे थे चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस और यूएस के रिलेशन के हवाले से, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो इस हवाले से है कि कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिनके बाद
हमें पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है या कितनी उसका क्या लेवल है, इस हवाले से हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान फेटअप की ग्रे लिस्ट में, इसके अलावा डिसइंफो लैब की कुछ रिपोर्ट्स थी या उस हवाले से जो न्यूज आती रही हैं, कश्मीर इशू जो आर्टिकल 35 है और 370 की एब्रोगेशन हुई है, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस इंडिया ने खत्म किया है, तो इस हवाले से अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ क्या अप्रोच रही है और जो दुनिया की अप्रोच थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ स्टैंड करती है आपके ख्याल में, कि हमें किस हद तक हमने ये इन चीजों को कैश किया या इन चीजों पर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक स्टैंड लिया है जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की बताता है डायरेक्शन कि अब हम कहाँ खड़े हैं। जी बिलाल प्लीज। सर आपने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ निशानदेही की इंडिकेशन की कि कश्मीर इशू हो गया, फेटअप हो गया, डिसइंफोलैब हो गया। डिसइंफोलैब के ऊपर तो हमें सपोर्ट आई दुनिया के कई ममालिक की तरफ से, अमेरिका ने खुद उसको रिकगनाइज किया, यूरोपीय यूनियन ने इसको एक्सपोज किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा किया था। तो ये शुरू दिन से चलता आ रहा है। पाकिस्तान की एक बात तो तस्लीम कर ली गई कि पाकिस्तान को असल नुकसान पहुंचाने वाला मुल्क उसका हमसाया मुल्क है, इस वजह से साउथ एशिया में अमन नहीं कायम हो रहा। पाकिस्तान तो हमेशा चाहता है फ्रेंडशिप करे। इसका कश्मीर इशू के ऊपर कैसे असर पड़ा, मैं उससे लिंक कैसे करना चाहूँगा। जब आर्टिकल 350 और उसको एब्रिगेट किया गया तो पाकिस्तान ने जब यूएन के ऊपर आवाज़ उठाई तो ट्रंप वो अमेरिका के वाहिद सदर थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ जब वो स्टेट विजिट के ऊपर गए थे अमेरिका में, तो कहा था कि मैं इस इशू को हल करवाना चाहता हूँ एक मॉडरेटर के तौर पे। यानी कि अमेरिका चाहता था कि इशू हल हो जाए। पाकिस्तान इस इशू को भी तस्लीम कर लिया गया कि कश्मीर के हल के बगैर साउथ एशिया में अमन नहीं हो सकता। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मेरे ख्याल से हमारी बड़ी एक कामयाबी थी। अब आ जाते हैं अपने FATF के टॉपिक के ऊपर। FATF का टॉपिक कुछ इस तरह अहम है कि ये जो सिनारियो करंट चल रहा है तालिबान का, और पाकिस्तान अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के साथ एंगेज है और पाकिस्तान की उसको सपोर्ट चाहिए। अमेरिका अपनी खिला कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है फोर्सेस को यहाँ से। जिस हिसाब से वो विड्रॉ कर रहा है, पाकिस्तान को वो चाहता है कि अभी भी पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो तालिबान के खिलाफ, ताकि उनको एक बेहतर तरीके से जो भी सोल्यूशन वो निकालना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं कि तालिबान अपना सोल्यूशन खुद निकालेंगे, हमारा इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, आप डायरेक्ट टेबल टॉक के ऊपर बैठें और आप मामला को बेहतर तरीके से डील करें। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान को ऐसे टैक्टिक्स का सामना है कि उसको FATF, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई हुई है FATF की, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक ही लेवल के ऊपर। जितना अमेरिका FATF की शराइत का पाबंद को मानता है, उतना ही पाकिस्तान उन शराइत को मानता है। तो लेकिन पाकिस्तान फिर भी वाइट लिस्ट में नहीं जा रहा। तो ये मेरे ख्याल से दुनिया का एक हिपोक्रेटिक फेस है कि आप एक सॉवरन स्टेट को अपने इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉवरेनिटी के कंसेप्ट तो वेस्ट का दिया हुआ है, वेस्ट उस कंसेप्ट को असल मायनों में प्रैक्टिकली अमल करवाने से कासिर है।